नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच ने, जिसमें जस्टिस पारदीवाला थे और जस्टिस आर महादेवन थे, उनकी बेंच ने एक ऐतिहासिक भी और अजीबोगरीब भी आदेश जारी किया और इस पर बड़ा बवाल हुआ साहब। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तो इस पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और जो कानून के जानकार हैं, जो संविधान के जानकार हैं, विधिवेत्ता हैं, उनका भी ये कहना था कि देश के इतिहास में ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे जो राष्ट्रपति हैं उनको टाइम में बांध दिया हो, और टाइम में बांधा ही नहीं, मतलब उनको निर्देश जारी कर दिए कि राज्यों से जो विधेयक आपके पास आते हैं मंजूरी के लिए, समीक्षा के लिए, 3 महीने के भीतर आपको या तो उन्हें क्लियर करना पड़ेगा या फिर बताना पड़ेगा कि आप क्लियर क्यों नहीं कर रही या कर रहे। तो बहुत बड़े सवाल खड़े हुए और जगदीप धनखड़ ने तो यहां तक कह दिया कि ये तो सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रही हैं अदालतें, ये अधिकार इनको किसने दे दिया। सवाल एक्चुअल में कई खड़े हुए थे। क्या 2 सदस्यीय बेंच कोई इस तरह से राष्ट्रपति को और राज्यपाल को निर्देशित कर सकते हैं? कम से कम 5 जजों की कोई बेंच होती, संवैधानिक बेंच होती, कोई लंबी सुनवाई होती किन्हीं चीजों पर, या राष्ट्रपति के द्वारा कुछ प्रश्न भेजे गए होते जिन पर बैठ करके वो मंथन करते और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचते। तो आज कल राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को 14 सवाल भेजे हैं और ये कहा है कि साहब आप जरा इनके जवाब दीजिए। मेरे साथ विजय सरदाना साहब जुड़ रहे हैं और उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे ये पूरा मामला है क्या, इतना तूल क्यों पकड़ा, और अब नौबत ये कैसे आ गई कि साहब राष्ट्रपति ने उल्टे अब इन्हीं से पूछ लिया कि जब संविधान में ये सब प्रावधान नहीं है तो आपने ये दिशा निर्देश जारी कैसे कर दिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए। तो जोड़ लेते हैं सरदाना साहब को और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। विजय जी, पूरा मामला एक्चुअल में ये था क्या? ये तो ठीक है कि तमिलनाडु के गवर्नर बनाम राज्य सरकार के बीच ये मामला था। 10 विधेयकों को लेकर के वहां की राज्य सरकार को आपत्ति थी कि गवर्नर जो है वो उनको दबा करके बैठ गए हैं, जिनमें से कुछ विधेयक राष्ट्रपति के पास भी थे। लेकिन अप्रत्याशित फैसला था और उस पर बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं भी आई। थोड़ा सा इसका डिटेल समझाएं हमारे दर्शकों को। ओंकार जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी, बहुत स्वागत। सर, मुद्दा जैसा आपने कहा कि शुरुआत हुई तमिलनाडु से। तमिलनाडु सरकार ने एक पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे करीब 3 से 4 साल हो गए, कुछ बिल्स हैं वो गवर्नर साहब के पास हैं, ना वो उसको पास कर रहे हैं ना उसको वापस कर रहे हैं, वो लेके बैठ गए। और एक शब्द दिया गया पॉकेट वीटो, कि आप क्या जेब में रख के बैठ सकते हैं, ये शब्द सामने आया। अब सवाल क्या है? सवाल बहुत सिंपल है कि अगर हम कानून की व्याख्या करें और कानून के हिसाब से देखें तो कानून में 2-3 ही चीजें कही गई हैं जिसको समझना जरूरी है। सबसे पहला तो ये कहा गया है कि जो भी बिल राज्य सरकार अगर विधानसभा में पास करके भेजती है तो गवर्नर साहब के पास एक ऑप्शन है कि वो उस बिल को पढ़ें, समझें और उस पे अपना अनुमोदन दें कि ठीक है, ये कानून बन सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर उनको कोई ऐतराज है, आपत्ति है, तो उस बिल को अपने ऐतराज या आपत्ति के साथ वापस
स्टेट गवर्नमेंट को यानी कि कैबिनेट को भेज सकते हैं ये कह के कि आप इन मुद्दों पर विचार करिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि अगर उसके बाद भी अगर वहां की विधानसभा वापस इस बिल को भेज देती है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको साइन करना पड़ेगा। ये 3 है गवर्नर साहब के पास। एक चौथा मुद्दा है, अगर कहीं पे लगता है कि कोई ऐसा बिल है जिससे हाई कोर्ट्स की पावर खतरे में आ रही है, मान लीजिए कि कोई ऐसा बिल पास किया विधानसभा ने और जिसमें लिख दिया कि चीफ मिनिस्टर का कोई भी क्राइम हाई कोर्ट नहीं सुनेगा, या हाई कोर्ट सिर्फ वही केस सुनेगा जो कोर्ट भेजी या स्टेट गवर्नमेंट कहेगी, कुछ भी ऐसा इलॉजिकल अगर प्रोविजनिंग कर दिया जाए किसी कानून में, उस स्थिति के अंदर गवर्नर साहब इस बिल को राष्ट्रपति महोदय को भेज सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जो संरक्षक है वो तो राष्ट्रपति महोदय। और स्थिति ये होगी कि अगर राष्ट्रपति महोदय ने कह दिया कि ये बिल उचित नहीं है, तो उस बिल की स्थिति क्या होगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति महोदय के पास तो ये भी अधिकार है कि आप राज्यसभा राज्य जो संसद विधानसभा है या राज्य सरकार है, आप उसको भंग भी कर सकते हैं। तो ये पावर भी प्रेसिडेंट साहब के पास है। तो डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस ऑन ग्राउंड, प्रेसिडेंट हैज मच मोर पावर देन व्हाट गवर्नर हैज। मतलब कि वो चाहे तो राज्य सरकार को बर्खास्त भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के आज स्थिति यह है सर कि जो 4 ऑप्शन है 3 ही महत्वपूर्ण है। उस स्थिति में क्या हुआ कि गवर्नर साहब को जो बिल भेजे गए, उन्होंने उन बिल को ना तो उस पर कोई सहमति दी, ना उस पर असहमति दिखा के राज्य सरकार को वापस किया, उन्होंने उन बिलों को अपने पास रख लिया। इसका मतलब यह है कि जब तक वो बिल वापस नहीं जाएंगे तब तक राज्य सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, ना तो उस बिल को अमल में ला सकती है, ना उसमें कोई संशोधन कर सकती है, क्योंकि किसी तरह का संशोधन का भी प्रस्ताव राज्यपाल साहब से नहीं आया। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेलमेट जैसी सिचुएशन बन गई थी। इसी के खिलाफ जो तमिलनाडु सरकार है वो गई थी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कानून है उसमें ये प्रोविजन है कि जो राज्य सरकार है वो इंटरवीन कर सकती है इस मामले में। और उसके लिए अगर हम ध्यान से देखें तो जो जुरिडिक्शन बैठता है आर्टिकल 131 का, कि अगर केंद्र राज्य या राज्य सरकारों के बीच में कोई विवाद हो, या 2 राज्य सरकारों का आपस में विवाद हो, या कई राज्य सरकारों का केंद्र के साथ विवाद हो, किसी भी तरह का स्टेट सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप की जहां तक बात आती है, अगर उसमें कोई विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट उस मुद्दे को इंटरवीन कर सकता है। तो सवाल अब इसी के आसपास उठ रहे हैं कि क्या राज्यपाल की पावर सही है या गलत, या 131 का जुरिडिक्शन इस मामले में लगेगा या नहीं, ये सब महत्वपूर्ण सवाल उठने शुरू हो। 4 बातें, 4 पॉइंट उस दिन यानी 8 अप्रैल को जस्टिस पारदीवाला और महादेवन ने दिए थे। पहला था कि अनुच्छेद 201 कहता है कि जब विधानसभा किसी बिल को पास कर दे, उसे राज्यपाल के पास भेजा जाए और राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दे। इस स्थिति में राष्ट्रपति को बिल पर मंजूरी देनी होगी या बताना होगा कि मंजूरी नहीं दे रहे हैं। जुडिशियल रिव्यू होगा, ये उन्होंने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 201 के तहत राष्ट्रपति का निर्णय की समीक्षा, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगर बिल में केंद्र सरकार के निर्णय को प्राथमिकता दी गई हो तो कोर्ट मनमानी या दुर्भावना के आधार पर बिल की समीक्षा करेगा। और अदालत ने यह भी कहा कि बिल में राज्य की कैबिनेट को प्राथमिकता दी गई हो और राज्यपाल ने विधेयक को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के विपरीत जाकर फैसला किया हो तो कोर्ट के पास बिल की कानूनी रूप से जांच करने का अधिकार होगा। इनमें से कुछ पॉइंट आपने अभी अंडरलाइन करते हुए दर्शकों को बताए हैं। तीसरा, राज्य सरकार को राज्यपाल को कारण बताने होंगे। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि कोई समय सीमा तय हो तो वाजिब
टाइमलाइन के भीतर फैसला करना चाहिए। राष्ट्रपति को बिल मिलने के 3 महीने के भीतर फैसला अनिवार्य होगा। ये सोचने वाली बात है। अनिवार्य कर दिया, बाध्य कर दिया राष्ट्रपति को भी। यदि देरी होती है तो देरी के कारण भी राष्ट्रपति को बताने पड़ेंगे। बिल बार बार वापस नहीं भेज सकते। चौथा पॉइंट ये था, अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति किसी बिल को राज्य विधानसभा को संशोधन या पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं, विधानसभा उसे फिर पास करती है तो राष्ट्रपति को उस बिल पर फाइनल डिसीजन लेना होगा और बार बार बिल को लौटाने की प्रक्रिया रोकनी होगी। न्यायिक समीक्षा का अधिकार कोर्ट को है, इससे तो कोई इनकार नहीं करता है विजय जी। लेकिन राष्ट्रपति को बाउंड करना, ये कहना कि 3 महीने में या तो आप फैसला करो या फिर ये निर्देश दे देना कि आपको भी स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। सबसे बड़ा विवाद इसी को लेकर के खड़ा हुआ था। मैं इसको एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में समझाने का प्रयास करता हूं ताकि दर्शकों को एक कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए और फिर मैं इसके लीगल पॉइंट के ऊपर बात करूंगा। जी जी। मान लीजिए कि कोई राज्य सरकार किसी आतंकवादी को शहीद घोषित कर देती है फॉर पॉलिटिकल रीजन। अब वो विधानसभा में बिल पास हो जाता है, वो आता है राज्यपाल साहब के पास। अब राज्यपाल साहब के पास दो ही ऑप्शन है, या तो उस आतंकवादी को शहीद घोषित करने वाले बिल की अनुमति दे दे या उस बिल को वापस कर दे, ये कह के कि यार आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, इस पर पुनः विचार करें। विधानसभा वापस उस बिल को बगैर किसी संशोधन के भेज देती है कि नहीं, ये आतंकवादी शहीद है। अब राज्यपाल साहब क्या करेंगे? इसका मतलब यह हुआ कि राज्यपाल साहब को उस कागज पे साइन करने होंगे कि नहीं साहब, ये वास्तव में शहीद है। आप एक आतंकवादी को शहीद डिक्लेयर करवा सकते हैं अंडर कंपल्शन। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करी है उस हिसाब से जाऊं तो, और ऐसा होना आज की राजनीतिक स्थिति में मुश्किल नहीं है। जब आम आदमी पार्टी अकालियों का समर्थन ले सकती है, J&K में लोग ये भी बोल सकते हैं कि साहब आप पाकिस्तानियों को कम मत समझो, वो आपसे ज्यादा ताकतवर है। वहां के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि हम उनके साथ हैं, या अलग अलग तरह की बातें होती हैं, या तमिलनाडु में इस तरह की कोई बात हो LTTE को लेकर। कहने का मतलब ये है सर, इस स्थिति में तो भारत के अंदर एक बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी कि बिकॉज ऑफ लोकल पॉलिटिकल रीजंस आप किसी आतंकवादी को शहीद घोषित करवा दो और कहो कि साहब इनकी तस्वीरें तो हर ऑफिस में और हर विधानसभा के कार्यालय में लगेंगी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो संविधान के तहत मैं कर रहा हूं ना, मैं तो कुछ गलत किया नहीं, सब कुछ संविधान के हिसाब से हो रहा है। आपने बिल पास किया, मैंने वापस कर दिया। अब इस हालात को कैसे रोका जाएगा? कौन इसको कोर्ट में लेके जाएगा? क्या राज्यपाल साहब सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे ये कह के कि देखिए साहब मेरे पास ये बिल आ गया, मैं इसको पास नहीं कर रहा, अब आपका जुडिशियल रिव्यू चाहिए? इसका मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, चाहे राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, अब अगर उनको कोई अपने विवेक से काम करना होगा तो विवेक का मतलब है सुप्रीम कोर्ट की बात को मानना होगा, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू तो वहां हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट लेता है, उसके क्या आधार हैं? अब सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि नहीं, आप जो कर रहे हो हमारे पास आप सारे आंकड़े रखो, सारा डिटेल रखो, तभी तो आप जुडिशियल रिव्यू करोगे। इसका मतलब यह है कि भारत की जितनी खुफिया जानकारी है वो सब कोर्ट्स में चर्चा का विषय बन जाएगी कि साहब हम इसको क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे अंतरराष्ट्रीय संबंध बिगड़ेंगे, कहीं आतंकवादी घटनाएं बनेंगी, कहीं पे कुछ और होगा, कोई एक वर्ग विशेष को धक्का पहुंचेगा। ये क्या आप सारी बातें कोर्ट में ओपनली आप चाहते हैं कि सरकार एडमिट करे? सवाल गंभीर है। तो इसीलिए मुद्दा अब ये आता है कि मेरे पास एक ऑप्शन था कि अगर कहीं पे कोई विवादास्पद बिल है, इस तरह का कंट्रोवर्शियल बिल है,
मैं उसको होल्ड कर देता हूं, ना वापस भेजता हूं, ना अप्रूव करता हूं, तो वो प्रोसेस टेक्निकली वहीं का वहीं रुक जाता है। इस स्थिति के अंदर भारत को आप एम्बेरेसिंग सिचुएशन से बचा सकते हैं। अब बहुत सारे दोस्त, हमारे व्यूअर्स और बुद्धिजीवी ये बोलेंगे, यार आप तो बहुत ही एक्सट्रीम लॉजिक की बात कर रहे हैं। देखिए, जब तक आप कंटिजेंसी प्लान को तैयार नहीं रखते, अगर ऐसी एक्सट्रीम बात आज की दुनिया में होना मुश्किल नहीं है। जहां पे राजनीति में लोग आतंकवादी संगठनों का साथ लेते हो और आतंकवादी संगठन इलेक्शन का बायकॉट करते हो और लोग उसको फॉलो करते हो, तो इसमें अप्रत्याशित क्या है? चुनाव की राजनीति में लोग किसी भी करोड़ बैठेंगे। तो कहने का मतलब ये है सर कि क्या ऐसी स्थिति के अंदर भारत का संविधान क्लैरिटी देता है? एक जो एम्बिग्विटी थी जिसका इस्तेमाल किया जा सकता था वो ये कि हम बिल के ऊपर बैठ गए, आपको वापस नहीं करते। एक तो मुद्दा ये हो गया। अब दूसरा मुद्दा ये है जो अब हम आवाज कर रहे हैं कि ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बिलों को लेके मुद्दा बनाया वो उतने सेंसिटिव नहीं थे, वो सिर्फ राज्यपाल की यूनिवर्सिटीज में ऐसे चांसलर के नियुक्ति से संबंधित थे। अब चांसलर को आप हटा के, मतलब राज्यपाल को चांसलर की कुर्सी से हटा के आप किसी और को चांसलर बनाना चाहते हो, राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर राज्यपाल किसी यूनिवर्सिटी के चांसलर बने या ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो उनके मालिक चांसलर। तो ये टेक्निकली ये मुद्दा बहुत गंभीर नहीं था, और अगर मैं सिर्फ आइसोलेटेड वे में देखूं तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को जिस तरह से जजमेंट दिया है उसमें कोई बुराई नहीं है एक हिसाब से, क्योंकि वो होल्ड हो रहा था एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। लेकिन अगर मैं इसी सुप्रीम कोर्ट के आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेच करके, जो मैंने आपको आतंकवादी को शहीद घोषित करने का बिल पास करने का एग्जाम्पल दिया और ये कहा कि आपको उसको 90 दिन में, 30 दिन में पार करना ही होगा, 60 दिन में करना ही होगा, इसका मतलब क्या होगा? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सिचुएशन है, जिस तरह से टाइमलाइन लगाई गई है, गवर्नर और राष्ट्रपति महोदय पे जो कंपल्शन लगाई दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना होगा, ये आज नहीं कल नहीं, हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद एक बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंस खड़ा कर दे और फिर उसका एग्जिट रूट हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि उसको एग्जिट रूट के लिए फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई जरूरी नहीं है कि उस समय संसद में इतनी नंबर हो, इतनी संख्या हो एमपीज की कि जो उस संशोधन के समर्थन में हो। तो सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो जो राष्ट्रपति महोदया की तरफ से जो सवाल आया है उसको अगर हम वाइडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये सवाल गंभीर है, और इसको सुप्रीम कोर्ट को हो सके तो 4, 5, 10, 15, 20 पैराग्राफ जितने हो जोड़ के अलग अलग सिचुएशन में कैसे इसको हैंडल किया जाएगा उसकी भी व्याख्या कर देनी चाहिए। अब जरा दर्शकों को ये बता दें कि राष्ट्रपति ने क्या 14 सवाल पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि मामला तो तूल पकड़ गया था उसी समय, और उपराष्ट्रपति की जो उस दिन टिप्पणी आई थी इससे कुछ ही दिन बाद, वो बहुत गंभीर थी। उन्होंने क्या कहा था पहले जरा ये बता दें। उन्होंने ये कहा था कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। उनका यह भी कहना था कि संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को जो विशेषाधिकार मिला हुआ है, लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 ये तो न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर टिप्पणी थी उनकी तरफ से, और जगदीप धनखड़ साहब अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, और चूंकि वो जयपुर हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर चुके, सुप्रीम कोर्ट में भी कर चुके,
चंद्रशेखर सरकार में मंत्री भी रह चुके, गवर्नर भी रह चुके पश्चिम बंगाल के, और अब उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति भी हैं। इसलिए उनकी किसी बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता, अगंभीरता से नहीं लिया जा सकता। राष्ट्रपति ने जो 14 सवाल पूछे हैं, उनमें पहला सवाल ये है कि जब राज्यपाल के सामने कोई बिल आता है तो उनके पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं, जरा सुप्रीम कोर्ट बताए। दूसरा, क्या राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्री परिषद की सलाह से बंधे हुए हैं, यानी जो मंत्री परिषद फैसला कर दे उस पर राज्यपाल को मोहर लगानी ही लगानी है। क्या राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। चौथा सवाल पूछा है, क्या आर्टिकल 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह रोक सकता है। पांचवा, अगर संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है, इस पर गौर करिए, अगर संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है तो क्या अदालत कोई समय सीमा तय कर सकती है, यानी संविधान के ऊपर जाकर के अपनी तरफ से कोई कानून बना सकती है क्या, दिशा निर्देश दे सकती है क्या। छठा, क्या राष्ट्रपति के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। क्या राष्ट्रपति के फैसलों को अदालत समय सीमा में बांध सकती है, उसके लिए समय सीमा तय कर सकती है। क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है, यानी उनकी सलाह पर काम करना अनिवार्य है, या जो निर्देश दें उसको मानना अनिवार्य है। क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसलों पर कानून लागू होने से पहले ही अदालत सुनवाई कर सकती है। और क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 जिसका जिक्र जगदीप धनखड़ साहब ने किया था, उसका इस्तेमाल करके राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसलों को बदल सकता है। क्या राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू हो सकता है, जो तमिलनाडु सरकार ने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के फैसले के बाद उन्होंने 10 के 10 कानून अधिसूचित कर दिए। फिर पूछा गया है, क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच को भेजना अनिवार्य है, क्योंकि केवल 2 जजों की बेंच ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश आदेश दे सकता है जो संविधान या वर्तमान कानूनों से मेल ही ना खाता हो। और क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है। तो ये गंभीर सवाल हैं 14 के 14। अब इनका जवाब तो साफ सुप्रीम कोर्ट को देना है। विजय जी। बिल्कुल सर, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय का ये सवाल है तो जवाब तो देना है और एडवाइजरी है, तो सुप्रीम कोर्ट ये तो कहेगा नहीं कि हम एडवाइस नहीं दे सकते या हम नहीं देंगे, क्योंकि संविधान में तो ये साफ साफ कहा गया है, जो आर्टिकल 143 है, कि जब भी राष्ट्रपति महोदय को किसी भी मुद्दे पर जो जनता से संबंधित हो, देश से संबंधित हो, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित हो, अगर उनको कहीं पे भी किसी भी रूप में कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट की जो ओपिनियन है वो ली जा सकती है। मानना नहीं मानना एक अलग बात है, ओपिनियन की जो बात है वो राष्ट्रपति महोदय के पास ये अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है, और ऐसी स्थिति के अंदर सुप्रीम कोर्ट को वो देना होगा। और यही बात आती है बोल के भी, इसको ओपिनियन जब हम बात कर रहे हैं तो ये ओपिनियन जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इससे संविधान की व्याख्या की बात आ रही है। उदाहरण के लिए कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 200 के अंदर कहीं टाइमलाइन नहीं दी है एसेंट टू द बिल्स को लेकर, आप अगर कोई भी चीज थोप रहे हैं कि नहीं अब ये नया कानून में एक नया प्रोविजन है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है टेक्निकली, अगर वहां पे टाइमलाइन नहीं है, आपने टाइमलाइन इंट्रोड्यूस कर दी, ये कोई एकेडमिक या क्लैरिकल मिस्टेक नहीं थी। कहीं सुप्रीम कोर्ट ये कहता कि इन्हें फिक्स टाइमलाइन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह लिखा होता, तब आप कह सकते थे कि फिक्स्ड मिसिंग है, इसलिए हमने उस फिक्स को डिफाइन कर दिया ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे, तब तक तो बात ठीक थी।
लेकिन जब वहां पे फिक्स टाइमलाइन की बात नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से इम्पोज किया है, तो ये निश्चित रूप से संविधान की एक नई व्याख्या है या उसमें संशोधन है। अब नई व्याख्या अगर संविधान की करनी है किसी को भी, तो उसके लिए मिनिमम फोरम बना दिया है 5 जजेस का। तो आप अगर व्याख्या कर रहे हैं तो 5 जजेस के पास ये बेंच होनी चाहिए थी। और अगर आप इसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं तो वो तो अधिकार सिर्फ संविधान पार्लियामेंट को है टाइमलाइन इंट्रोड्यूस करने का। तो दोनों ही स्थिति में ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अब मुद्दा बन गया है। और जिस दिन ये डिसीजन आया था सर, उस दिन भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा पार करी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे। जब आप बात कर रहे हो जुडिशियल रिव्यू की, सर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पास ऐसे बहुत सारे सेंसिटिव इंटेलिजेंस इनपुट्स होते हैं जो कोर्ट्स के पास नहीं होते, देश के पास नहीं होते, और ना ही उनको सार्वजनिक किया जाता है फॉर वेरियस रीजंस। जब आप कहेंगे कि आप हमें जुडिशियल रिव्यू बताइए, मान लीजिए आज स्थिति है पाकिस्तान के साथ, अब आप ये कहेंगे कि जी पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हो रहा था, तो युद्ध तो हमने डिक्लेयर किया नहीं। कि जी पाकिस्तान बॉर्डर पे गोलियां चल रही थी, कि तो 12 महीने चलती हैं, तो आप क्या बिल पास नहीं करोगे? तो कई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस ऐसी आ जाएंगी जहां केंद्र सरकार को लगेगा कि अभी कोई बिल विल पे चर्चा नहीं होगी, पूरा फोकस हमें करना है डिफेंस पे, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर। लेकिन आप उसको वॉर डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, कारण उसके अलग है। वॉर डिक्लेयर करने का मतलब है उसके अलग कंटिजेंसी है, उसकी अलग लायबिलिटीज हैं, उसके अलग अंतरराष्ट्रीय मानदंड है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन बातों को भी ऑनरेबल जजेस को समझ में आना चाहिए कि हर चीज को कोर्ट नहीं डिफाइन कर सकता। कुछ चीजें प्रैक्टिकल होती हैं, कुछ चीजें जिस तरह का मतलब कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी हमारा है, वहां हर चीज सार्वजनिक नहीं की जा सकती। लेकिन ये बात सही है कि एक टाइमलाइन होनी चाहिए, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को एक प्रोविजन कुछ और करना चाहिए होगा जो संविधान की मर्यादा में भी हो और राष्ट्रपति और गवर्नर के जो अपने अधिकार हैं उनका भी अतिक्रमण ना हो। यहां पे एक क्रिएटिव इंटेलिजेंस की जरूरत थी। अगर शायद सुप्रीम कोर्ट वो करता, जैसे उदाहरण मैं आपको एक और दे रहा हूं, किसान आंदोलन में तीनों बिल जो संसद द्वारा पास थे उनको स्टे कर दिया गया था। बिल्कुल। किसके कहने पे, क्या आधार था? स्टे करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द ये किसी से नहीं पूछा कि तीनों बिलों में कौन सी लाइन किसान विरोधी है, ये तो बताओ। आपने स्टे कर दिया बगैर जाने कि उसमें कोई ऑब्जेक्शन था भी या नहीं था, उसका इवैल्यूएशन तक नहीं हुआ और बिल स्टे कर दिए गए। अब सवाल ये आता है लॉ एंड ऑर्डर का। जब लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार ने कहा हम मैनेज कर लेंगे, राज्य सरकार ने कहा हम मैनेज कर लेंगे, तो बिल को स्टे करने का मुद्दा क्या था? तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर हम समझें, और खासकर जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो बहुत खतरनाक होती है, जिसकी जानकारी या तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को होती है या सिक्योरिटी एजेंसीज को होती है। अब वो चीजें अगर सुप्रीम कोर्ट में आके रोज डिस्कस होने लगे तो मुझे नहीं लगता कि उसका क्या इम्प्लीकेशन। विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर। वंदे मातरम। वंदे मातरम।